जीवन चक्र के आधार पर हो गया था। अब हम पढ़ रहे थे दीप्तिकालिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्लियर? तो कल हम लोगों ने देखा था, वो समझ में आ गया था। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? किस आधार पर? ऋतुओं के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, जो एक वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें और बहुवर्षीय। जब हम लोगों ने देखा था कि जो द्विवर्षीय फसलें हैं उनको बहुवर्षीय फसलों में बदलने के लिए हमने बीच में क्या किया था? जिब्रेलिन का यूज और वर्नेलाइजेशन। तो वर्नेलाइजेशन, जिब्रेलिन, ये दोनों बाई एनुअल क्रॉप को जो एनुअल क्रॉप में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था वर्नेलाइजेशन का फर्स्ट टाइम वर्नेलाइजेशन को खोजा था किसने? लाइसेंको ने। बट उसकी जो डेफिनेशन दी थी 1960 में वो चाउराउड ने दी थी। आया ना समझ में? उसने ये बताया था कि अगर हम बीज को क्या कर दें, कोल्ड ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो उसमें जो फ्लावरिंग है वो जल्दी हो जाती है। क्लियर? ये डेफिनेशन उसकी जो दी थी वो किसने दी थी? मतलब कुल मिला के जो कोल्ड ट्रीटमेंट होता है वो फ्लावरिंग को क्या करता है? एस्केलेरेट करता है, त्वरित करता है, जल्दी आने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है? तो जो द्विवर्षीय फसल है उसमें पहले ही साल में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है? साथ ही साथ उसमें हमने वर्नेलाइजेशन के कारण, कोल्ड ट्रीटमेंट के कारण जो हार्मोन पैदा होते हैं जिनको हाइपोथेटिकल हार्मोन्स कहा था, एक तो वर्नेलिन था और दूसरा कौन सा था? फ्लोरिजन। वर्नेलिन ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। वर्नेलिन जब पैदा होगा तो वो क्या करेगा? वो फ्लोरिजन जो हार्मोन होता है जो पुष्पन पैदा करता है, तो फ्लोरिजन को पैदा करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वर्नेलिन होता है। फ्लोरिजन हार्मोन, अगर वर्नेलिन जल्दी बनेगा तो फ्लोरिजन भी जल्दी बनेगा, और अगर फ्लोरिजन जल्दी बनेगा तो फ्लावरिंग जल्दी आ जाएगी। ठीक है? तो यह वर्नेलिन हार्मोन को किसने खोजा था? कल मैंने आपको बताया था। बताइए भैया, वर्नेलिन को किसने खोजा था और फ्लोरिजन को किसने खोजा था? ये कल हम लोगों ने देखा था। बताइए कौन कौन जुड़ गया भैया क्लास में? फटाफट हाय हेलो कुछ करके सिग्नल दीजिए। अब हम देखते हैं दीप्तिकालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। यहां पर भी मोस्ट आईएमपी है, दीप्तिकालिता के आधार पर। क्लियर? दीप्तिकालिता के आधार पर मतलब फोटोपेरियोडिज्म, अकॉर्डिंग टू फोटोपेरियोडिज्म, या बेस्ड ऑन फोटोपेरियोडिज्म। अब ये फोटोपेरियोडिज्म क्या है? तो हम पहले वर्गीकरण के पहले जो है थोड़ा सा फोटोपेरियोडिज्म को पढ़ते हैं। मतलब दीप्तिकालिता क्या होती है? तो सीधा सा एक ही फैक्ट है, बिल्कुल लाइसेंको ने खोजा था। जिया तिवारी जी बहुत बढ़िया। लाइसेंको ने किसको खोजा था? तो वर्नेलाइजेशन को। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं दीप्तिकालिता या फोटोपेरियोडिज्म के आधार पर फसलों को जो है 3 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटा है। तो पहले हम थोड़ा सा जो है किसको समझ लेते हैं? ये जो फोटोपेरियोडिज्म है इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये है क्या? तो फोटोपेरियोडिज्म क्या होता है आप सभी को पता है भैया। दिन निकलता है, क्लियर, प्रकाश आता है धरती पर, क्लियर, उसके बाद दिन डूबता है, रात आती है, तो पृथ्वी क्या है? अपने एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई है। क्या है? झुकी हुई है, एकदम सीधी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, ये सूर्य है, ये अपने एक्सिस पर सीधा है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी क्या है? अपनी एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई है, तिरछी है। इसका एक्सिस क्या है? तिरछा है। तो जब ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। क्लियर? तो चक्कर लगाती है तो अपने एक्सिस पर भी गोल गोल घूमते घूमते आगे बढ़ती है। क्लियर? तो आपने देखा होगा इसी के कारण जो है अलग अलग ऋतुओं में क्या होते हैं? दिन छोटे, रातें बड़ी, कभी रातें छोटी, दिन बड़े होते हैं ना। तो अलग अलग सीजन में आपको कभी दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है, कभी रातें लंबी होती है, कभी दिन छोटे होते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मिला के अगर दिन निकलेगा तो दिन का कोई ना कोई अवधि होगा भैया। वैसे हम एवरेज क्या बोलते हैं कि दिन का समय कितना होता है? 12 घंटे।
रात कितने घंटे की होती? 12 घंटे की एवरेज, ये औसतन, ठीक है। बट हमने देखा है कि जब ठंड के दिन आते हैं तो सुबह देर से होती है और शाम जल्दी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। क्लियर? कब? कौन से सीजन में? विंटर सीजन में, सर्दी के मौसम में, शरद ऋतु में। क्लियर? और दिन तो छोटे हो जाते हैं बट रातें लंबी हो जाती है। क्लियर? और जब हम गर्मी में आते हैं, अभी अगर देखो तो दिन बहुत लंबे आएंगे, धीरे धीरे और लंबे होते जाएंगे। क्लियर? दिन बड़े होते जाते हैं, रातें छोटी होती जाती है। आया ना समझ में? तो अगर हम इस बेस को माने तो सीधी सी बात है कि ये जो प्रकाश की अवधि है ना, प्रकाश की अवधि साल में चेंज होती रहती है। पूरे साल की अगर हम बात करें तो जो दिन का ड्यूरेशन होता है उसमें कंटिन्यूअस क्या होता है? चेंज होता है, बदलाव होता है। तो ये जो दिन की अवधि है, क्लियर, और रात की अवधि है, इसका प्रभाव पौधों के पुष्पन पर पड़ता है। क्या कारण है कि हम गेहूं को किधर नहीं लगाते? खरीफ सीजन बारिश में नहीं लगाते। चना हम बारिश में नहीं लगाते, कब लगाते? हम ठंड में लगाते हैं। क्लियर? क्या कारण है कि हम सोयाबीन है या फिर आपका अरहर है, कपास है, ये हम शरद ऋतु या रबी में नहीं लगाते। आया ना समझ में? इसके कारण यही है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इसका डेफिनेशन एक ही शब्द में क्या हो जाएगा? प्रकाश की अवधि का पुष्पन पर प्रभाव क्या है? प्रकाश की अवधि, लाइट ऑफ ड्यूरेशन इफेक्ट ऑन द फ्लावरिंग। मतलब प्रकाश की जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, उसका पुष्पन या फ्लावरिंग पर जो प्रभाव होता है उसी को कहा जाता है फोटोपेरियोडिज्म। हो गया क्लियर? समझ में आया? फोटोपेरियोडिज्म क्या है? प्रकाश की अवधि का पुष्पन पर प्रभाव फोटोपेरियोडिज्म कहलाता है। हो गया क्लियर? एक बार बोल के भी देख लीजिए। प्रकाश की अवधि का पुष्पन पर प्रभाव क्या कहलाएगा? फोटोपेरियोडिज्म। द इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरेशन ऑन द फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटोपेरियोडिज्म। मतलब पुष्पन पर प्रकाश की अवधि, लाइट ड्यूरेशन का इफेक्ट क्या कहलाएगा? फोटोपेरियोडिज्म। हो गया क्लियर? फिर अगर हम देखें, क्या देखें? खोज। खोज भी ध्यान रखना भैया। किसने खोजा था? किसको? फोटोपेरियोडिज्म को। तो फोटोपेरियोडिज्म को खोजा था किसने? गार्नर एंड एलार्ड ने। किसने खोजा था? गार्नर और एलार्ड। क्लियर? इन्होंने मिलकर खोजा। क्लियर? किस पर खोजा? तो इन्होंने खोजा था तंबाकू की दो वैरायटीज है, मैरिल एंड मैमोथ। किस पर खोजा था इन्होंने? ध्यान रखना, तंबाकू की किस्मों मैरिल एंड मैमोथ, ये दो क्या है? वैरायटी, मैरिल एंड मैमोथ। सबसे पहले इन्होंने देखा गार्नर और एलार्ड ने कि उन्होंने दो वैरायटी अलग अलग लगाई, एक मैरिल लगाई, एक मैमोथ लगाई। उन्होंने देखा कि जब हम एक ही सीजन में इन दोनों को लगाते हैं तो एक में फ्लावरिंग कम हो रही है और एक में फ्लावरिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है? फिर बाद में उन्होंने इन दोनों वैरायटी को जो है बाद में लगाया अगले सीजन में। तो फिर उन्होंने देखा कि पहले सीजन में जिसमें फ्लावर ज्यादा आ रहे थे, नेक्स्ट सीजन में उसमें फ्लावर कम आ रहा है, और जिसमें फ्लावर कम आ रहे थे उसमें फ्लावर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है? इसी को इन्होंने क्या बताया? तब इन्होंने बताया कि भैया जो पुष्पन होता है, पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव होता है। ठीक है? और इसको उन्होंने जो नाम दिया या टर्म जो दी वो क्या थी? फोटोपेरियोडिज्म। हो गया इतना क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट अगर हम देखें
तो फोटो पेरियोडिज्म का पिगमेंट मोस्ट आईएमपी है, काफी पूछा जाता है आपको। क्लियर? क्या पूछा जाता है कि कौन सा वर्णक होता है पत्ती के अंदर? पत्ती के अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है, वो तो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन क्लोरोफिल के अलावा भी पत्ती के अंदर और दूसरा भी पिगमेंट होता है जो कि फ्लावरिंग के लिए और सीड जर्मिनेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको हम बोलते हैं फाइटोक्रोम। क्या कहा जाता है? वो फाइटोक्रोम। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, आपको ये पिगमेंट पता होना चाहिए, फाइटोक्रोम पिगमेंट। क्लियर? इसको हम वर्णक बोलते हैं, वर्णक। कहां पर पाया जाता है? ध्यान रखना, किसमें? पत्ती में। क्लियर? कार्य क्या है? कार्य भी ध्यान रखना, क्या कार्य है इसका? कई बार क्वेश्चन पूछा है आपको। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन होता है पुष्पन में सहायता, या मेन कार्य क्या होता है इसका? पुष्पन। क्या होता है? पुष्पन और अंकुरण दोनों में सहायक, साथ ही साथ वृद्धि में भी सहायक है। किसमें? वृद्धि व विकास में भी सहायक। क्लियर? वैसे क्वेश्चन में आपको ये दोनों मोस्ट आईएमपी देता है। क्लियर? क्या देता है? फाइटोक्रोम पिगमेंट का मुख्य कार्य है, ये तो सहायक है इधर, पर मुख्य कार्य क्या है उसका? मेन फंक्शन तो उसका पुष्पन ही है, फ्लावरिंग है। ठीक है, फ्लावरिंग के अलावा ये सीड जर्मिनेशन में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, आया ना समझ में? बनता कहां पर है ये? कहां पर पाया जाता है? पत्ती या लीफ में। हो गया क्लियर? और पत्ती या लीफ में पाया जाता है, पुष्पन और अंकुरण दोनों में मदद करता है। हो गया क्लियर? समझ में आया ना? ध्यान रखना। फिर अगर हम देखें ये किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखना भैया, केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। आप बोलोगे सर फिर बिना फ्लावर वाले प्लांट्स तो क्रिप्टोगेम्स होते हैं ना, क्रिप्टोगेम्स जिनमें फूल नहीं बनते। जैसे आप अगर देखो तो शैवाल, बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, क्लियर, लाइकेन है ना, फंगस, ये भी पेड़ पौधे ही हैं, निम्न वर्ग के पेड़ पौधे हैं, इनमें फूल नहीं बनते। आया ना समझ में? तो केवल जो फूल पैदा करने वाले पौधे होते हैं उन्हीं में आपको ये फाइटोक्रोम पिगमेंट देखने को मिलेगा। हो गया? और इसको खोजा किसने था? बोर्थविक ने। किसने खोजा था? ये ध्यान रखना, खोज बोर्थविक। किसने खोजा था? बोर्थविक ने। हो गया इतना क्लियर? आगे बढ़े तो ये हमने थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ा, क्योंकि हम जिस बेस पे पेड़ पौधों को क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्लियर, उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, क्लासिफिकेशन तो अब देखेंगे हम, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बॉटनी वाला पोर्शन जो हम बॉटनी में पढ़ेंगे ना, वो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ाते जा रहा हूँ ताकि बेसिक आपका क्लियर होता चले जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर वालों का बॉटनी कमजोर होता है।
ठीक है, एग्रीकल्चर तो ठीक है वो पढ़ पढ़ के कर लेते हैं, पर बॉटनी में जो है उनको दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा हम बॉटनी को भी यहाँ पर लेकर चलते हैं, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी वाला आपका जो ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन्स है उसमें हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। वर्नेलाइजेशन भी पढ़ेंगे, फोटोपेरियोडिज्म भी पढ़ेंगे, क्लियर। इसके अलावा आपका इटियोलेशन पढ़ेंगे, ये सब टर्मिनोलॉजी जो है इनको वहां पर समझेंगे। तो हो गया, आप लोगों को हो गया, इतना क्लियर हो गया। फाइटोक्रोम पिगमेंट पुष्पन और अंकुरण दोनों में सहायक होता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ ये वृद्धि में भी सहायक होता है, बट मेन फंक्शन है इसका फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन। भैया आप लोगों को हो गया क्लियर? फटाफट बताइए, आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता जल्दी। और केवल फ्लावरिंग प्लांट में होता है, खोजा था इसने, किसने खोजा था? बॉर्थविक ने। और पत्ती में पाया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का मतलब एक तो ये है फाइटोक्रोम रेड। क्या है? फाइटोक्रोम रेड, स्मॉल में लिखना है इसको। क्या है? फाइटोक्रोम रेड। इसको हम बोलते हैं PR। क्या बोलते हैं? PR, ठीक है। और दूसरा जो होता है ये है फाइटोक्रोम फॉर रेड। क्या बोलते हैं? फाइटोक्रोम फॉर रेड, जिसको PFR कहते हैं। हो गया? समझ में आया? अब देखो, जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं ना, शॉर्ट डे प्लांट, उनमें कौन सा फाइटोक्रोम पुष्पन को प्रेरित करता है? तो जो फार रेड होता है, फाइटोक्रोम रेड, PR। और जो भैया नाम भी छोटा है, ऐसे याद रख सकते हो, फाइटोक्रोम रेड PR है ना, मतलब शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन को प्रेरित करता है। और फाइटोक्रोम फार रेड बड़ा नाम है, तो लॉन्ग डे प्लांट में, लॉन्ग मतलब बड़े दिन वाले, तो बड़े दिन वाले जो पौधे हैं, क्लियर, उसमें कौन पुष्पन को प्रेरित करता है? फाइटोक्रोम फार रेड। हो गया क्लियर? शर्मा जी, जिया तिवारी जी, हो गया क्लियर? तो ये तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अरे पेन कॉपी लेके बैठे हो ना आप लोग, सभी लोग। अब फोटोपेरियोडिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो फसलें हैं, पौधे हैं, इनको 3 भागों में बांटा है, क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपेरियोडिज्म the crops are divided into 3 different categories. First is short day plant, short day plants। शॉर्टकट में इसको क्या कहा जाता है? SDP। क्या बोलते हैं? SDP। अब SDP के अलावा भी इनको हम, अब देखो, शॉर्ट डे प्लांट, ये शॉर्ट डे है, मतलब क्या बोल सकते हैं हमको? पुष्पन के लिए दिन की अवधि 12 घंटे से कम। आया ना समझ में? शॉर्ट बोला है ना, शॉर्ट मतलब छोटा, डे मतलब दिन। दिन छोटे होने चाहिए। कब? पुष्पन के समय, जब फूल निकलने वाले होते हैं तब, उसके पहले नहीं। अगर दिन छोटे रहेंगे, दिन की अवधि कम रहेगी, 12 घंटे से कम रहेगी, ऐसी स्थिति में इनमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। आया समझ में? क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे भैया? पहला फैक्ट तो यही। क्या फैक्ट? पुष्पन के समय दिन की अवधि 12 घंटे से कम। क्लियर? पुष्पन के समय दिन की अवधि, फाइटोक्रोम रेड कहना चाहिए।
क्या फाइटोक्रोम रेट के नहीं, फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अब हम। वो तो पिगमेंट है। फाइटोक्रोम जो है वो दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फॉर रेड, जो पत्तियों के अंदर होते हैं। दोनों होते हैं, हर पौधे की पत्ती में दोनों रहते हैं। बट जो शॉर्ट डे प्लांट है उनकी पत्ती में होता है फाइटोक्रोम रेड एक्टिव। क्लियर? वो लाइट जो आता है ना सूर्य का, पुष्पन के समय फाइटोक्रोम रेड जो पत्ती के अंदर है वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और पुष्पन को प्रेरित करेगा। किसमें? शॉर्ट डे प्लांट में। तो फिर उस पत्ती में जो फाइटोक्रोम फार रेड बैठा है वो क्या करेगा? वो भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। बट जब रात होगी ना, कैसे? देखो, ये दोनों पिगमेंट है। शॉर्ट डे प्लांट की पत्ती के अंदर दोनों पिगमेंट है। क्लियर? एक तो जैसे ये है आपका फाइटोक्रोम रेड और ये है आपका फाइटोक्रोम फॉर रेड, दोनों है। अब सूर्य का प्रकाश जब गिरेगा तो कोई ऐसा देख कर थोड़ी गिरेगा कि भैया ये शॉर्ट डे प्लांट है तो मैं इधर ही गिरूं, इधर नहीं गिरता, पूरी पत्ती पर गिरेगा। आए ना समझ में? अब ये फाइटोक्रोम रेड, इसने भी प्रकाश को अवशोषित किया। क्लियर? और इसने भी अवशोषित किया। बट क्या करेगा? दिन में तो दोनों लेंगे, बट रात में क्या होगा? रात में ये चुपके से जो फाइटोक्रोम फॉर रेड है, क्लियर, ये लाइट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? फाइटोक्रोम रेड में। ठीक है? ये जो ले रहा है वो तो इसके पास रहेगा इकट्ठा, बट इसने भी जो लाइट को एब्जॉर्ब किया है, लाइट एनर्जी को, उस लाइट एनर्जी को फाइटोक्रोम फॉर रेड जो है वो नाइट में किसमें कन्वर्ट कर देगा? फाइटोक्रोम रेड में। ठीक है? और इसमें पुष्पन ज्यादा होगा। हो गया क्लियर? समझ में आया ना? अब हम बात कर रहे हैं तो पुष्पन के समय दिन की अवधि क्या होनी चाहिए? 12 घंटे से कम। 12 घंटे से कम मतलब 8 से 10 घंटे। कितनी अवधि होनी चाहिए? 8 से 10 घंटे। अगर ऐसा बोले आंसर 12 घंटे से कम तो भी सही है, 8 से 10 घंटे बोले तो भी सही है। मतलब इनके लिए जो क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन है, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन हो गया। तो क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन कितना? 12 घंटे से कम या 8 से 10 घंटे। क्लियर? क्रांतिक प्रकाश अवधि, हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रांतिक प्रकाश अवधि। ठीक है? दूसरा फैक्ट मोस्ट टाइम पे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन के लिए निम्न में से कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? तो क्या होनी चाहिए? पुष्पन के समय क्या बोला है? दिन छोटे। कैसे होने चाहिए? दिन छोटे और रातें सतत लंबी होना चाहिए। ये मोस्ट टाइम भी है। क्लियर? कितना पॉइंट? ये दिन छोटे, रातें सतत लंबी। अब बोलोगे सर सतत वर्ड क्यों लिखा है? कंटिन्यूअस। आया ना समझ में? मतलब दिन तो छोटे हैं, क्लियर, रातें सतत लंबी होनी चाहिए। मतलब रात बड़ी भी हो और सतत अंधकार वाली हो।
कैसे आप खेत में प्रैक्टिकल कर सकते हो। कोई सा शॉर्ट डे प्लांट आपने क्या किया, खेत में लगाया, ठीक है। अब आप क्या करो, जब फ्लावरिंग का टाइम आए ना, तो दिन तो छोटे हैं, रात में क्या करो, आप हेलोजन लगा दो खेत में, जगो जगो 4-5 हेलोजन, ठीक है। कब, फ्लावरिंग के टाइम पे, कि भैया आप फूल आने वाले हैं, क्लियर। और रात में आप क्या करो, 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल पर लाइट चालू कर दिया करो 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। मतलब आपने क्या कर दिया, रात को डिसकंटिन्यूअस कर दिया। भाई बीच में आप अगर लाइट देते रहोगे 10-10, 15-15 मिनट, 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल पे, मतलब आपने लाइट का जो ड्यूरेशन है बीच में क्या कर दिया, उसको डिसकंटिन्यूअस कर दिया। अब आप देखोगे कि ऐसे फसल में पुष्पन कम हो जाएगा। आया ना समझ में। तो क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, दिन छोटे और रातें सतत लंबी होना चाहिए पुष्पन के लिए। आया समझ में, सभी को क्लियर हो गया। फिर एक और बात ध्यान रखना, अब ये आपके शॉर्ट डे प्लांट हैं, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, दिन छोटे वाले पौधे बोलेंगे ना, तो रातें लंबी है, तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको हम, also called, क्या कहेंगे, लॉन्ग, लॉन्ग नाइट प्लांट कहेंगे। यहां से पकड़ में आया, रातें सतत लंबी। तो अगर ये शॉर्ट डे प्लांट है तो हम इसको एक दूसरा नाम और बोल सकते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं। हो गया क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है भैया। हाँ, और इनमें पुष्पन के लिए उत्तरदायी पिगमेंट, पुष्पन के लिए उत्तरदायी पिगमेंट कौन सा है, कौन सा है, अभी बताया था, छोटा नाम बड़ा नाम, फाइटोक्रोम फाइटोक्रोम रेड है ना, जिसको हमने क्या बोला था, PR। हो गया क्लियर, समझ में आया। एग्जाम्पल की बात करें तो 2-4 एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, बाकी आपके सभी नोट्स में है। क्लियर, धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कौन कौन से, धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना। सोयाबीन भी आता है इसी में, क्लियर, और तंबाकू भी आता है, सरसों भी आता है। हो गया क्लियर, और भी हैं आपके नोट्स में सब है। हो गया क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट मतलब दिन की अवधि 12 घंटे से कम, 8 से 10 घंटे, 8 कम, नाम से ही समझ में आ जाएगा, 8 से 10 घंटे। जो क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन होता है वो 8 आवर, 8 to 10 आवर होता है, ठीक है, फॉर फ्लावरिंग। इनको हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ पुष्पन के समय दिन छोटे और रातें सतत लंबी, ये कई बार पूछा है फैक्ट, ठीक है। साथ ही साथ पुष्पन के लिए उत्तरदायी पिगमेंट कौन सा, 2 पिगमेंट होते हैं पुष्पन के लिए रिस्पॉन्सिबल। हार्मोन पूछे तो फ्लोरिजन हम कल पढ़ चुके हैं, बट पिगमेंट्स वर्णक, जैसे क्लोरोफिल वर्णक होता है ना फोटोसिंथेसिस के लिए पत्ती में, ऐसे ही फ्लावरिंग के लिए भी एक पिगमेंट होता है। सर मस्टर्ड नहीं होगा, 1 मिनट में देख लूंगा भैया, हो सकता है या कंफर्म कर लूंगा मैं। सर मस्टर्ड शॉर्ट डे प्लांट होगा ना, मस्टर्ड भी है, मस्टर्ड भी है भैया, अनूप शर्मा जी, मस्टर्ड भी है।
अब एक फैक्ट और ध्यान रखना, यहां पर आपने लॉजिक क्या लगाया होगा, आपने लॉजिक लगाया होगा उधर वाला, कौन सा, आपने लॉजिक लगाया होगा अधिकांश खरीफ की फसलें, ये लॉजिक लगाया ना, और अभी बोल के आप बता रहे हो, ऐसा नहीं है। क्या हम लिखते क्या हैं, अधिकांश खरीफ की फसलें, तो अधिकांश बोला है ना, अधिकांश मतलब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। सरसों जो है ये क्या है, रबी की फसल है, पर कौन सी कैटेगरी में आती है, शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरी में आती है। हो गया क्लियर अनूप शर्मा जी। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। दूसरा आपका जो आता है वो है लॉन्ग डे प्लांट। कौन सा, लॉन्ग डे प्लांट। दूसरा आपका जो आता है वो है लॉन्ग डे प्लांट। शर्मा जी हो गया क्लियर, कंफ्यूजन। दूसरा आपका जो है वो है लॉन्ग डे प्लांट। क्लियर। लॉन्ग डे प्लांट की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, LDP। क्या बोलते हैं, LDP, लॉन्ग डे प्लांट। हो गया क्लियर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब दिन लंबे तो रातें कैसी, छोटी छोटी। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं अल्सो कॉल्ड शॉर्ट नाइट प्लांट। हो गया क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, शॉर्ट नाइट प्लांट। हो गया क्लियर। अब हम वही इसके भी कुछ फैक्ट देखते हैं भैया। पुष्पन के समय, पुष्पन के समय दिन की अवधि कम, 12 सॉरी लॉन्ग डे बोला है ना, दिन की अवधि ज्यादा। पुष्पन के समय दिन की अवधि 12 घंटे से अधिक। 12 घंटे से अधिक मतलब 14 से 16 घंटे। हो गया क्लियर, समझ में आया ना। इसको क्या कहा जाता है, तो ये आपका जो है ये है क्रिटिकल लाइट पीरियड। हो गया, क्रांतिक प्रकाश अवधि। क्लियर। दूसरा क्या है भैया, इनमें पुष्पन के लिए देखो, लॉन्ग डे प्लांट में क्या है, दिन लंबे रातें छोटी। तो क्या कहेंगे, पुष्पन के समय दिन सतत लंबे और रातें छोटी होना चाहिए। हो गया क्लियर। ये देखो, ये मोस्ट टाइम भी वहां पर क्या था, शॉर्ट डे में रातें सतत लंबी थी, यहां पर दिन सतत लंबे हैं। हो गया क्लियर, ध्यान रखना। खाली इतना नहीं बोलना दिन लंबे रातें छोटी, नहीं, दिन सतत लंबे होने चाहिए और रातें छोटी। आया ना समझ में। दिन में तो कुछ ये हो नहीं सकता क्या, रात में एलईडी लगा सकते, तो दिन में यहाँ क्या बोल रहे हैं, दिन सतत लंबे। इनको लाइट ज्यादा चाहिए, पुष्पन के समय ज्यादा लाइट चाहिए, ज्यादा समय के लिए लाइट चाहिए। अगर हम हेलोजन नहीं लगाएंगे, अब हम क्या करें, हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल और देख सकते हैं आप कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं मैक्सिमम
रबी की क्रॉप्स, क्लियर, जैसे गेहूं है, क्लियर। अब हमने क्या किया, अगर दिन में क्या होने लग जाए, बादल होने लग जाए, क्या बोला है, दिन सतत लंबा चाहिए हमको, रात छोटी हो, उस मतलब छोटी होना चाहिए। यहां रात से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किससे प्रभाव पड़ रहा है, दिन से, ठीक है। तो दिन सतत लंबे होने चाहिए, मतलब अगर दिन में 8-15 दिन तक क्या होते रहे, जब इनमें फ्लावरिंग का टाइम आए और उस समय 15 दिन 10 दिन तक अगर रोजाना क्या आने लग जाए, बादल आने लग जाए, छांव होने लग जाए बीच बीच में दिन में, तो हम देखेंगे कि इन पौधों में फ्लावरिंग कम हो जाएगी। आया ना समझ में, हो गया, क्लियर हो गया भैया आप लोगों को भी? बताइए, शर्मा जी, जिया तिवारी जी, द्विवेदी जी, कौन कौन है भैया? सभी को हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, नोट कर रहे हो कि नहीं आप लोग? नोट करते रहिए भैया, डबल प्रैक्टिस हो जाती है। चलो, अब इनमें फ्लावरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फाइटोक्रोम रेड या फाइटोक्रोम 4 रेड? बताइए, आप लोग भी बताइए, लॉन्ग डे प्लांट में कौन रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए? पत्ती में दोनों पिगमेंट हैं, फाइटोक्रोम रेड भी है, फाइटोक्रोम 4 रेड भी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? बताइए भैया। फाइटोक्रोम रेड है या फाइटोक्रोम 4 रेड? जिया तिवारी जी बिल्कुल करेक्ट, फाइटोक्रोम 4 रेड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इनमें क्या होगा, इनमें भी देख लो, जैसे ये पत्ती है, पत्ती में दोनों पिगमेंट है, कौन सा, एक तो है PR, दूसरा है PFR। लाइट गिरा भैया पत्ती पर, दोनों पर गिरा, गिरा ना, तो यहां पर क्या है, दिन सतत लंबे, लाइट ज्यादा समय के लिए गिरेगा, ज्यादा वेवलेंथ का लाइट गिरेगा। FR भी क्या करेगा, लाइट को अवशोषित करेगा, और PR भी लाइट को अवशोषित करेगा। अब रात में क्या करेगा, ये PR तो यहां रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं फ्लावरिंग के लिए, तो ये रात में PR क्या करेगा, किस पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई PFR तो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, बट रात में क्या, दिन में जो PR ने जो भी लाइट एब्जॉर्ब की, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PFR में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। और इस प्रकार जब दिन सतत लंबे होंगे तो इनमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। हो गया क्लियर? चलो, तो यहां पर अगर हम देखें तो LDP लॉन्ग डे प्लांट में पुष्पन हेतु उत्तर दाई पिगमेंट कौन सा है, फाइटो क्रोम 4 रेड, मतलब शॉर्टकट में PFR। हो गया क्लियर? चलो, क्या बात है, सबको समझ में आ रहा है। FAR आएगा भैया, फार मतलब दूर होता है, फॉर मतलब के लिए नहीं, यहां पर फार है, FAR सुदूर प्रकाश। हिंदी में क्या बोलते हैं, फॉर रेड को सुदूर लाल, हम इसको क्या बोलेंगे, सुदूर लाल। FR फॉर रेड को सुदूर लाल, और रेड को क्या कहेंगे, लाल। आया समझ में? चलो, ये हो गए एग्जाम्पल्स। अगर हम देखें तो अधिकांश रबी की फसलें गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, मसूर, क्लियर। कौन सा एग्जाम्पल हैं, गेहूं, जौ, जई, चना,
मटर, मसूर, अधिकांश रबी की फसलें। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब तीसरा, इसमें तीसरे प्रकार के जो पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? थर्ड टाइप के जो प्लांट होते हैं वो होते हैं तीसरे प्रकार के, थर्ड टाइप के तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। क्या होते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट्स। क्लियर? दिवस निष्प्रभावी पौधे। दिवस निष्प्रभावी पौधे मतलब इन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं होता है। बिल्कुल आशुतोष द्विवेदी जी, डे न्यूट्रल प्लांट्स, या जिनको हम क्या बोल सकते हैं? DNP शॉर्टकट में, DNP। यह हिंदी में दिवस निष्प्रभावी। दिवस मतलब दिन की अवधि, निष्प्रभावी मतलब नो एनी इफेक्ट ऑन द फ्लावरिंग ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन द प्लांट्स इज कॉल्ड द डे न्यूट्रल प्लांट्स। ऐसे पौधे जिन पर दिन की प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं होता है। दिन छोटे हो या बड़े हो, रातें छोटी हो या बड़ी हो, XYZ, कोई प्रभाव नहीं होगा। किसी भी स्थिति में ये पुष्पन इनमें अच्छा होता है, चाहे दिन छोटे हो चाहे बड़े हो। क्लियर? क्योंकि इनमें क्या होता है, ये फटाफट फॉर रेट से आपका जो पिगमेंट रेड है, पिगमेंट अगर मान लो लाइट कम है, क्लियर, तो जो PFR है वो FR में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर लाइट ज्यादा है तो जो आपका PR है वो PFR में कन्वर्ट हो जाए। मतलब इनमें क्या होता है, आसानी से क्या हो जाता है, जो आपका PR है फाइटोक्रोम रेड, वो आसानी से क्या हो जाएगा, PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फॉर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब लाइट आपका क्या हो, कम हो, दिन की अवधि छोटी हो, और जब दिन की अवधि बड़ी हो तो आपका ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक दूसरे में ये आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दिन अगर छोटे हैं तो ये पिगमेंट आपका एक्टिव रहेगा, इसका पूरा का पूरा जो एनर्जी है या ये जो PFR है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PR में, और फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। और अगर दिन क्या हो, बड़े हो, तो ये जो PR है ये पूरा का पूरा किस में, PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये फैसिलिटी इनके अंदर, ये प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। किसके अंदर? डे न्यूट्रल प्लांट्स के अंदर। मतलब प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? इसके एग्जाम्पल आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। याद कैसे रखोगे? याद आप इसको रखोगे इस टाइप से कि साल में हम ऐसी कौन सी फसल है जिनको रबी में भी ले लेते हैं, खरीफ में भी ले लेते हैं, जायद में भी ले लेते हैं। ऐसे याद रखो। साल भर मार्केट में कौन सी फसल आपको ठेले पर, कौन सी सब्जी है, कौन सी फसल है जो ठेले पर आपको मिलती है, कौन सी मिलती है साल में हर समय? आप बोलोगे सर टमाटर। क्लियर? साल भर मिलता है, मिलता है। मतलब इसको हम लगा सकते हैं इसमें, साल में चाहे शॉर्ट डे हो, लॉन्ग डे हो, दिन छोटे हो, बड़े हो, रबी हो, खरीफ हो, जायद हो, हर सीजन में फ्लावरिंग अच्छी हो जाती है। तो ये क्या हुआ, डे न्यूट्रल। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अभी आप बाहर निकलो, घर से बाहर ठेले पे जो भी सब्जी आपको दिखे, कौन सी, साल भर आप दिमाग दौड़ाओ, साल भर आपको कौन कौन सी चीज हरी मिलती है। क्लियर? टमाटर मिलता है, मिर्ची भी आएगा, टमाटर मिलता है ठेले पे साल भर हरा, मिर्च मिलती है, मिलती है, बिल्कुल मिलती है। आए ना समझ में कि नहीं मिलती है? मिलती है ना साल भर। भुट्टा साल भर खाते हो?
मिलता है ना, तीनों सीजन में लगा देते हैं भुट्टे को, मतलब मक्का, क्लियर, और कपास, कॉटन, ठीक है। इसकी अब ऐसी ऐसी वैरायटीज आ गई है कि आप साल में कभी भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वैसे इसकी जो देसी वैरायटीज है वो इस कैटेगरी में नहीं आती, बट कॉटन को जो है डे न्यूट्रल प्लांट ही माना जाता है, ठीक है। बारिश में भी लगाते हैं, गर्मी में भी लगाते हैं, आए ना समझ में। और साउथ इंडिया में जाओगे आप तो आपको रबी सीजन में भी बहुत सारे फार्मर कॉटन की खेती आसानी से करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा ब्रिंजल है, बैगन भी हम साल भर लगाते हैं, क्लियर। हाँ, पोटैटो नहीं आएगा, पोटैटो साल भर कहाँ, वो मार्केट में मिलता जरूर है पर वो तो कोल्ड स्टोरेज से आता है, रबी की फसल है वो, आया ना समझ में। वो इसमें नहीं आएगा, वो किस में आएगा, वो लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आएगा, ठीक है। फिर भिंडी लगाते हो साल भर, भिंडी साल में हर सीजन में मिलती है मार्केट में, थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती पर मिलती है, ठीक है, बिल्कुल जिया तिवारी जी, बहुत अच्छे, क्लियर। ऐसे सब एग्जाम्पल आपके जो है नोट्स के अंदर है। दो और ध्यान रखना, पद्मा और IR8। वैसे जो कॉटन का जो राइस है, धान है, वो हम किस में लिख चुके हैं, शॉर्ट डे में लिख चुके हैं, बट धान की बोनी किस में, कौन सी धान की बोनी किस में, ये ध्यान रखना, कौन सी, एक तो IR8, कौन सी, IR8, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है पद्मा। ये दो वैरायटी को ध्यान रखना, ये डे न्यूट्रल के अंदर आती है, इसकी खेती साल भर की जा सकती है। सर मूंग किस में आएगा, मूंग भी इसी में आएगा, नहीं मूंग खरीफ, मूंग खरीफ तो मूंग शॉर्ट डे में आएगा भैया, शॉर्ट डे में आएगा, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट, बिल्कुल अनूप शर्मा जी, शॉर्ट डे में आएगा मूंग उड़द दोनों, ठीक है। अब देखो, जब हम अधिकांश रबी की फसलें या अधिकांश खरीफ की बोलते हैं तो इसका मतलब हर रबी की और हर खरीफ की फसल जो है वो मत मान लेना, अधिकांश बोल दिया मतलब 90%, 10% बची है जो दूसरे ग्रुप में आ सकती है, ठीक है। चलो हो गया क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, गुलाब मिलता है साल भर, साल भर मिलता है ना, इसमें रोज भी आएगा, आया ना समझ में, किसमें, रोज, ठीक है। कौन, अरे मैं खास खास बता रहा हूँ, ऐसे दुनिया भर के बोर्ड भर जाएगा, इतने एग्जाम्पल आ जाएंगे, खास खास बता रहा हूँ, क्लियर। और आपका अमरूद भी ध्यान रखना, गुआवा, क्लियर। इसके अलावा एप्पल भी आता है इसी में, जो जिनके पूछने जाने की संभावना है, ठीक है, ध्यान रखना। वो मैं फ्रूट में हॉर्टिकल्चर की 2 क्रॉप्स बता दिया, ठीक है, फ्रूट पोमोलॉजी की हो गया। तो ये हमारा फोटोपेरियोडिज्म के अकॉर्डिंग जो है क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला जो क्लासिफिकेशन है, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस, क्लियर, बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस। अब हम प्रकाश संश्लेषण, देखो जब हम फोटोसिंथेसिस, तो पहले आप इस प्रोसेस को समझो। आप मुझे बताइए कोशिका के कौन से कोशिकांग में, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। देखो कोशिका आप सभी लोगों ने पढ़ी है प्लांट सेल्स, प्लांट सेल के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, ये क्या है, पौधे इसमें भोजन बनाते हैं,
इतना तो क्लियर है, ये तो आप 7वीं 8वीं 9वीं में भी पढ़े हो कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, मृदा से पानी और खनिज लवण लेते हैं और क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, साथ ही साथ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, हम कहते हैं ना। तो ये फोटोसिंथेसिस है, भोजन बनाने की क्रिया। अब थोड़ा सा साइंटिफिक डेफिनेशन बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस की। ये तो हमने 8वीं 9वीं में पढ़ी है। साइंटिफिक क्या होता है, तो सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को, सूर्य के पास कौन सी ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, क्लियर। तो सूर्य की रेडिएशन एनर्जी या लाइट एनर्जी को पौधे द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब ये सूर्य है, इससे कौन सी एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी, क्लियर। ये पौधा है पत्ती, क्लियर, समझ में आया। क्या बनाएगा ये बनाएगा फल, क्लियर। ये एनर्जी और फल के अंदर क्या है, फल के अंदर है कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक आपका बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है, जैविक अणु है, जैव रासायनिक अणु, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की ये कौन सी एनर्जी थी, लाइट एनर्जी को प्लांट ने किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया। ये है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कोशिका के कौन से कोशिकांग में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो आप सभी को पता है। अब हम देखते हैं भैया, ये पत्ती, क्लियर है, पत्ती के अंदर आपको पता है ये क्या है, ये है सेल्स होती है, मीजोफिल सेल्स। कौन सी, मीजोफिल सेल्स, मतलब पर्ण मध्योतक, ऊपरी और निचली सतह के बीच में जो कोशिकाओं का समूह है उनको ऊतक बोलते हैं, क्लियर। कौन सी कोशिकाओं का समूह, मीजोफिल सेल्स का, ठीक है। अब मीजोफिल सेल, अब इस सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, क्लियर। इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, सेल वॉल, ये पूरी सेल है। फिर क्या आएगा, सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी है। उसके अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन, क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव के अंदर अगर हम जब जाएंगे तो हमको दिखता है केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। और उसके अंदर फिर एक होता है न्यूक्लियोलस, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गन, बिना मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन, केंद्रिका होता है। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा जब हम ये साइटोप्लाज्म आपका जो है कोशिका द्रव, इसमें एक सेल ऑर्गेनल होता है, कोशिका अंग। क्या होता है, कोशिका अंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्या कहा जाता है इसको, हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक। और हरित लवक में ही होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। कहाँ होता है, हरित लवक में। तो कुल मिला के भोजन कहाँ बन रहा है, कोशिका में। कोशिका में कहाँ पर भाई, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, ये कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। और इसमें हो रहा है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। मतलब इसी के अंदर
सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, बदला जा रहा है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको फिर हम निकाल कर बाहर रखते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। ये ऐसा होता है, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो इस टाइप का ये आपका जो है ये ढेर होता है, ठीक है। दो पार्ट क्लोरोप्लास्ट के मोस्ट आईएमपी। यहाँ जो लिक्विड भरा है, ये जो खाली जगह है, लिक्विड भरा होता है, यहाँ एक द्रव, क्लियर, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और ये जो सिक्के के ढेर जैसी रचना दिख रही है आपको, ऐसा लग रहा है एक के ऊपर एक सिक्का रखा है पूरा, इसको कहा जाता है, किधर लिखूं, इधर लिख दूं, समझ जाओगे। ये जो सिक्के ऐसी ढेर जैसी रचना है ना, इसको कहा जाता है ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। आया समझ में? इतना हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो कुल मिला के हम इस क्लोरोप्लास्ट को क्या बोल सकते हैं? कोशिका का किचन बोल सकते हैं भैया। हम घर पे 8-10 कमरे का भी अगर मकान है तो हम खाना किधर बनाते हैं? किचन में। तो ये पूरी कोशिका क्या है? एक घर है। इसके अंदर खाना बनाने की जगह क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में खाना बन रहा है, क्लियर। तो क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोल सकते हैं? किचन हाउस ऑफ सेल, कोशिका का किचन रूम, रसोई घर बोल सकते हैं। हो गया इतना क्लियर? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो चीजें मोस्ट ध्यान रखना, वैसे तो और भी है, हम आगे पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब, फोटोसिंथेसिस उसमें है, क्लियर। कौन कौन सी? एक तो ग्रेनम, सिक्कों के ढेर के समान रचना, क्लियर। और दूसरा क्लोरोप्लास्ट में भरा हुआ प्रोटीन युक्त द्रव, क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। हो गया क्लियर? समझ में आ गया ना आप सभी को? भैया आप लोगों को आ गया? क्यों? क्योंकि मैं जो समझाना चाहता हूं आपको आगे का क्लासिफिकेशन, उसके पहले ये थोड़ा बेसिक समझना जरूरी है, ठीक है। हो गया? सभी को क्लियर हो गया? चलो बताइए भैया फटाफट, फिर आगे बढ़े। ग्रेना और स्ट्रोमा तो आपने पहले भी नाम सुने होंगे। अब हम बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण के आधार पर हम फसलों को कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक, बांट देंगे। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहां पर हम देखते हैं, पहले हम लिखते हैं क्या, अभी हमने जो बनाया, क्या बनाया था, ये नाम बताइए इसका क्या है, जहां प्रकाश संश्लेषण होता है, अभी बनाया था। इस कोशिकांग का नाम क्या है? पूरे कोशिकांग का नाम बताइए। ये सेल ऑर्गेनल, इसके अंदर के पार्ट नहीं बता रहा हूं, सेल ऑर्गेनल। ये किधर चले गया? अरे ये जादू हो गया, ऐसा भी बोर्ड में होता है क्या? हाँ, भारी खिसका के ले आते हैं। अच्छा वापिस ले आया मैं लोग, चलो ठीक। हाँ जिया तिवारी जी, शर्मा जी, बिल्कुल। क्या बोलते हैं इसको? ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला था इसको हमने? कोशिका का रसोई घर बोला था। अब इसके अंदर दो पार्ट थे, कौन से? एक था स्ट्रोमा। ये मैं अभी इतना क्यों मेहनत कर रहा हूं?
आप बोलोगे सर अभी क्रॉप्स में, इधर एग्रीकल्चर में क्रॉप्स में आप इतना सब डिटेल में क्यों समझा रहे हो? मुझे बाद में कम मेहनत करनी पड़ेगी, जब मैं प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तो फिर ये चीज़ें आपको फटाफट समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं अभी थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये क्या था ढेर, ये था ग्रेनम, था ना। अब आप लोगों को मैं एक रिएक्शन बताता हूं, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन जो यहां होगी, और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? केमिकल एनर्जी में। कौन? हम नहीं करेंगे, पौधा करेगा, ठीक है। तो 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरो लाइट देखो समझना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, समझो, समझ गए, अपन उधर फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां पर आ जाओ, इसके अंदर क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये आया ना समझ में। यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड लगती है प्रकाश संश्लेषण में, पौधा कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्लियर। कौन सी गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है, आया ना समझ में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, क्लियर। मतलब कुल मिला के फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसी क्रिया से ऑक्सीजन गैस बन रही है और वायुमंडल शुद्ध है, क्लियर। दूसरा, इसमें लाइट का उपयोग हो रहा है, और कौन सी एनर्जी बनी? ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट बना, हो गया क्लियर। अब ध्यान देना, अब यहां पर आपको मेन जो मैं बताना चाहता हूं वो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लियर। देखो 2 स्टेप में होता है, पूरा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 स्टेप में होता है, क्लियर। पहली जो प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, क्या होती है? लाइट रिएक्शन। और दूसरा जो होता है वो होता है डार्क रिएक्शन, क्लियर। लाइट रिएक्शन आपकी जो होती है वो होती है ग्रेनम में, कहां पर? ग्रेनम में। और डार्क रिएक्शन जो होती है वो होती है स्ट्रोमा में। ये है ग्रेना और स्ट्रोमा, ठीक है। लाइट रिएक्शन क्या होता है? जैसे ही सूर्य का प्रकाश पत्ती पर गिरता है तो क्लोरोफिल एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है जल का प्रकाशिक अपघटन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाशिक अपघटन, क्लियर। ये किसमें हो रहा है? ये जल का प्रकाशिक अपघटन होकर क्या बनता है? ऑक्सीजन। तो अभी टेट में क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस किससे बनी? पानी से बनी। किसने बताया था फर्स्ट टाइम? रूबेन और कामेन नामक 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने ऑक्सीजन का आइसोटोप समस्थानिक लिया, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उनको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो इन्होंने ऑक्सीजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया और इससे क्या सिद्ध किया? भैया ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये पानी वाली ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड वाली, ये सिद्ध करना था। तो उन्होंने क्या किया? आइसोटोप का उपयोग किया। मतलब ये तो आपका ऑक्सीजन जिसका परमाणु भार 18 था वही थी,
और ये जो था और सॉरी 16 वाला था, और ये उन्होंने क्या लिया ऑक्सीजन 18। और जब इधर निकला तो यहाँ पर तो 16 वाला था, यहाँ पर भी 16 वाला था, लेकिन ये 18 वाला ऑक्सीजन था। तो उन्होंने पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया कि इधर से जो पानी से ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। ये हो गया क्लियर। तो ये वाली क्रिया पहले होती है, पहले जैसे ही पत्ती पर प्रकाश गिरा, प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ, तो ये जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में जल का फोटोलाइसिस होता है। कहाँ होता है, ग्रेना में। ये है लाइट रिएक्शन, आया ना समझ में। इस लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन तो बनता है, बट कुछ केमिकल एनर्जी, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बना अभी तो आधी प्रोसेस हुई, इसके अपघटन से ये बना, क्लियर। और साथ ही साथ कुछ एटीपीज बने। क्या बने, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बन गई। अब दूसरा जो प्रोसेस हुआ ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर शुरू होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरा नहीं कि अंधेरे में होगी, मतलब होगी दिन में ही, पर इसको लाइट से कोई लेना देना नहीं है। लाइट है या नहीं है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर डार्क रिएक्शन शुरू होगी किसमें, स्ट्रोमा में, ये जो द्रव लिक्विड है इसमें। और डार्क रिएक्शन में फिर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। अब सेकंड प्रोसेस यहां आई है। ये पहले जल का अपघटन लाइट रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, अपचयन होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन होकर क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बोहाइड्रेट, हो गया। और हम जो फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, वो इसी पे डिपेंड कर रहा है कि जो अंधकार क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो इसका जो रास्ता है ना, ये रास्ता इससे यहां तक जाने का, क्लियर। ये अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन, तो अलग अलग पौधों में कार्बन का मार्ग अलग अलग होता है। कब, डार्क रिएक्शन में। और इसी मार्ग को आधार मानकर बनता है, दोनों में कार्बोहाइड्रेट ही बनेगा लास्ट में, क्लियर, अलग अलग पौधों में, बट रास्ता अलग अलग है, क्लियर। जैसे अगर मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने फोन लगाया, बोले मिलने आना, क्लियर, कहां पर, तो कहीं भी आपको पार्क वार्क या कहीं भी बता दिया, आया ना समझ में। पता चले आप जिस रास्ते से जा रहे हो उधर आपका या तो अंकल जी हैं या पिताजी हैं या फिर कोई और रिश्तेदार है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार इधर से जाना सेफ नहीं है, आया ना समझ में। तो एक रास्ता तो उधर से जा सकते थे आप, बट आपके पिताजी उधर हैं, बाप होता है, क्लियर। आप उसी समय रिटर्न हो जाओगे, वापिस आ जाओगे, फिर आप सोचोगे आप किधर से जाओ, फिर अब बाजू वाला उसका अल्टरनेट पथ या रास्ता आप ढूंढोगे, आया ना समझ में। बोले एक काम करता हूँ, पहले तो मैं पिताजी को बोलता हूँ कि इधर जा रहा हूँ हॉस्पिटल, ठीक है, या कहीं और बहाना मार दूंगा, और उसके बाद फिर क्या है, वहां से फिर फोन लगा दूंगा दोस्त को, वो गाड़ी ले आएगा, उधर से फिर मेरे को वहां छोड़ देगा, आया ना समझ में, अल्टरनेट। तो यहां पर भी अलग अलग पौधों के अंदर क्या है, कार्बन जो है, कार्बन का क्या है, अल्टरनेट पथ है, मार्ग है। और इसी को हम लोग क्लियर करने के लिए, इसी को बेस मानकर हमने क्या किया है, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर पौधों को क्या किया है, बांटा है। क्योंकि अलग अलग पौधों के अंदर कार्बन का रास्ता अलग अलग है, ठीक है, जाना वही है, लेकिन अलग अलग रास्ते से जाकर क्या बनाएंगे, आखिरी में कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। बाकी इसको हम डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, वहां पर समझेंगे, ठीक है।